हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उसका पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं और आपको हम बताएं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों 2 पार्ट हैं, दोनों के दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो 2 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे। ये आपके सामने एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं बच्चों, इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। क्लियर है? अब कह रहा है कि यहाँ पर अनुपात निकालते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, वही करके करेंगे ना। ये कह रहा है कि इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हैं। तो अनंत हल की कंडीशन बताई गई थी, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। उस कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ कहेंगे सबसे पहले a1/a2 का मान निकालेंगे। डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, तुलना उलना करने पर आप लिख लीजिएगा। a1/a2 आपको 2/a-b मिलेगा, सिंपल है। सर b1/b2 भी आपको दिख रहा होगा कि 3/a+b यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। अगर हम बच्चों यहाँ से c1/c2 ज्ञात करना चाहें तो 7/3a+b-2 मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस कई दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं। हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इसने कहा है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अनंत हल हैं। तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि तीनों मान बराबर होने चाहिए। लिखते हैं यहाँ पर, आप कहोगे बच्चों चूंकि, या प्रश्नानुसार लिख दीजिए आप लोग, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। अनेक माने अनंत हल हैं। अगर अनेक हल हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल हो जाएगा c1/c2 के। नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा। a1/a2 की वैल्यू बच्चों 2/a-b होगा, b1/b2 वैल्यू बच्चों 3/a+b होगा, c1/c2 की जो वैल्यू है बच्चों वो आपको कितने की गिवन है यहाँ पर, 7/3a+b-2। ठीक है, अब देखो एक बार इसको इसके इक्वल कर लो, किसी को किसी के भी इक्वल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस सब इक्वल है ना आपस में, तो एक बार इसको हम इसके इक्वल कर लेंगे, एक बार इसी को इसके इक्वल कर लेंगे और 2 इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद फिर से उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तब जाकर के बच्चों हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए देख रहे हैं, आप यहाँ बोलेंगे जब, या यदि करके लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे यदि कितना 2/a-b इक्वल है 3/a+b के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a+2b इक्वल टू 3a- में कितना बच्चों 3b। ए वाले को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 2a-3a मीन्स -a हो जाएगा और प्लस इधर आएगा बच्चों 5b यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको इक्वल टू 0 करके यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 चलो मान लेते हैं। ठीक है, इतना बहुत है। समीकरण नंबर 1 हमारा बच्चों क्या हो गया, बन गया। या सबसे आसान होगा कि यहाँ थोड़ा और बढ़ा लो, a का मान अगर निकालते हैं बच्चों तो a उधर जाएगा, तो a इक्वल टू आपको यहाँ से 5b मिल जाएगा ना। तो चलो 5b रख लो इसको। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानोगे तो आगे चल के हमें इसको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो a इक्वल टू 5b, ये हमें पहला रिलेशन मिल गया। अब हम इसको इसके इक्वल करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं पुनः यदि क्या भाई 2/a-b इक्वल हो जाए 7/3a+b-2 के, इक्वल हो जाएगा 2 3 जा 6a
प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। क्लियर हो गई बातें। 7a इधर आएगा बच्चों तो आपको मिलेगा माइनस ए, 6a माइनस 7a मतलब माइनस ए, और इधर आएगा तो 2b प्लस 7b मतलब 9b इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर हो गई बातें। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बच्चों सॉल्व करना है। समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है। समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तभी हमें a और b का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसको काफ़ी आसान बना दिया है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से a का मान ला करके समीकरण 2 में रख दीजिए। लिख देंगे यहाँ बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से 60 में लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से लिख देते हैं। a का मान कितना है भाई 5b, यहाँ ला के रख दो तो हो जाएगा बच्चों माइनस 5b प्लस 9b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 4b इज इक्वल टू 4, देन b इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात b की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब उस b की वैल्यू को ला करके आप लोग कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो लिख देंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखो भैया। 1 में जब रखोगे तो a इज इक्वल टू बच्चों 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपको 5 मिलेगा। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला बच्चों, a इज इक्वल टू 5 मिला और b इज इक्वल टू 1 मिला। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक बच्चों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको अब नहीं हो रही होगी। और इस तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी अभी हम लोग सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला बच्चों कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर भी बोल रहा हूँ कि सर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सो इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझेंगे, अपनी नोट्स में नोट करेंगे, दोबारा फिर से इसको लगाने का प्रयास करेंगे बिना देखे। देखो इसमें खासियत क्या है, यहाँ पर बच्चों जो भी आप लोगों ने यहाँ पर सीखा ना सबका यूज इसने करा लिया। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल होने की जो सिचुएशन होती है, जो उसकी कंडीशन होती है, उस कंडीशन का यूज करा लिया। साथ ही साथ उसने ये भी चेक कर लिया कि आपको समीकरण हल करना आता है कि नहीं आता है। इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी है, एकदम वैसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है, तो वैसे ही कंसेप्ट यूज़ करना है। देखो बच्चों जो आपको कंडीशन बताई गई थी, थोड़ा एक बार रिकॉल करता हूँ। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जैसा हमारा a1x ना प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा रूप होता है, व्यापक रूप या कुछ लोग मानक भी कह देते हैं। ये समीकरण 1 और ये 2 होता है। हम लोग a1 अपान a2, b1 अपान b2 और साथ ही साथ बच्चों c1 अपान c2 की वैल्यू को निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम इसके सॉल्यूशन के, इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है उस हल के बारे में चर्चा करते हैं। 3 कंडीशंस बताई गई थी। पहला मैंने बताया था कि a1 अपान a2 बच्चों वो इक्वल जब ना हो b1 अपान b2 के, तो उस केस में दिए गए रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय का क्या मतलब होता है, मतलब उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एक के अलावा दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस केस में बच्चों हमने बताया था कि रेखाएं जो हैं वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, या कह सकते हैं प्रच्छेदी होती हैं। और बच्चों साथ ही साथ आपको बताया गया था कि जब प्रच्छेदी होंगी तो वहाँ पर जो हल होता है उसको कहा जाता है कि इस तरह के रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है वो क्या होता है, संगत हल होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन बच्चों हमने पढ़ा था a1 अपान a2 इक्वल था b1 अपान b2 के, लेकिन इक्वल नहीं था c1 अपान c2 के। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो मैंने ये भी सिखाया था कि रेखाएं जो होंगी वो बच्चों क्या होंगी, समांतर होंगी, और इस तरीके से जो हल होता है वो क्या कहलाता है, असंगत हल कहलाता है। ये भी मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने बढ़ा तो देखा बच्चों कि अगर a1 अपान a2 इक्वल हो जाए b1 अपान b2 के, इक्वल हो जाए बच्चों c1 अपान c2 के, तो इस केस में क्या होता है, उस दिए गए समीकरण के अनंत या अनेक हल होते हैं। ठीक है, रेखाएं जो होती हैं वहाँ पर संपाती हो जाती हैं, और जब संपाती हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों,
आश्रित संगत हल उसका वहाँ पर प्राप्त होता है। तो अभी अभी इसी कंडीशन का यूज़ करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये सारी की सारी बातें जो मैं बार बार आपके सामने रिकॉल करता रहता हूँ, इसलिए कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से मुझे याद है क्या उस तरीके से आपको याद है कि नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस लेवल पर मुझे याद है अभी आपको नहीं याद होगा। देखो बच्चों, आपका मेंटल लेवल मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप न्यू जनरेशन के हैं, बट चूँकि इस क्वेश्चन को हम बार बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मुझे सब याद हो गया है। तो क्या समझ में आ रहा है इससे? इसका मतलब यह है कि हम भी जब क्वेश्चन को आप मीन्स जब क्वेश्चन को बार बार करेंगे, उसके बारे में बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको भी ऐसे सारे कंसेप्ट याद हो जाएंगे। जैसे अभी आपसे पूछे, कई सारे बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर अगर आप मेरा मैथ का पेपर दे दें तो, मतलब ऐसे बोलते हैं कभी कभी पढ़ाते ना, तब तो सर मज़ा आ जाए, 100 में 100 पा जाएंगे। क्यों भाई, सर के पास 4 दिमाग है क्या? क्यों सर को आ रहा है भाई? क्योंकि हम कई बार पढ़ा चुके हैं उसी चीज़ को करते करते। तो जितनी ज़्यादा बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, उतने ही ज़्यादा आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। तो कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को जब भी बैठें रिकॉल कर लेना चाहिए, तो मज़ा आएगी। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने वाली कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। तो बस इतने का a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे तो हमें बच्चों के की वैल्यू यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। आइए डिस्कस कर लेते हैं, करिएगा बच्चों। यहाँ हम बोलेंगे a1/a2। जब a1/a2 आप निकालोगे तो 3 बच्चों 2k-1 यहाँ से मिलेगा। उसके साथ ही साथ जब हम b1/b2 निकालेंगे तो यहाँ 1 है बच्चों, और यहाँ पर देखो कितना है, k-1 है। ये b1/b2 की वैल्यू आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगी। c1/c2 चाहो तो आप निकाल लो, बट उसकी ज़रूरत कोई है नहीं, यहाँ पर कोई यूज़ होने वाला नहीं है, बट एक फॉर्मेलिटी है, कर लेंगे। आप कहोगे बच्चों चूँकि या ऐसे बोलो प्रश्नानुसार समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होना चाहिए, इसलिए a1/a2 डेफिनेटली इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल नहीं होगा c1/c2। केवल इतना पकड़ के हम लोग चलेंगे। a1 का मान कितना है a1/a2 का? 3/2k-1 यहाँ दिया है, और b1/b2 बच्चों कितना है? 1/k-1 आपको यहाँ दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे 3k-3 इक्वल टू 2k-1 बच्चों मिलेगा। तो 3k-2k इक्वल टू -1 + 3 आपको यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, 3k में से 2k घट जाएगा जब, तो कितना बचेगा? k इक्वल टू -1 + 3, तो कितना आ जाएगा? 2। तो फाइनली हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आंसर k का कितना मिला बच्चों? 2 मिला। बातें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कहोगे सर बस 2 क्वेश्चन माने बहुत अच्छे। इस 2 क्वेश्चन के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में आपके पास कोई एडिशनल बुक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सब करते रहो डियर स्टूडेंट्स। अब की बार आपका क्लास 10th है, और क्लास 10th में आपको फोड़ना है, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना है, तो वह तभी संभव है जब आप रेगुलर प्रयास करेंगे, रेगुलर वीडियोस देखेंगे, क्योंकि वीडियो देखने के अलावा और कोई रास्ता भी आपके पास नहीं है, और कहीं इधर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। घर पे बैठ के आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क ऑब्टेन कर सकें, और इस सिचुएशन में भी अपने आप को सिद्ध कर सकें कि हाँ हम अच्छे विद्यार्थी हैं। हमारे अच्छे विद्यार्थी जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, उनका जिस तरीके से डेडिकेशन है, जाहिर सी बात है वो अच्छे मार्क्स ज़रूर ऑब्टेन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अच्छा एक बात और है बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, फिर 4 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधि से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि लगानी है?
प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन। ठीक है, आपके पास समीकरण दिया 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। दो समीकरण दिए गए हैं, इनको आप बच्चों क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे और बीजगुणन विधि से, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने सिखा दिया है तो उसको करके दिखाने से कोई मतलब नहीं। फिर उसने कहा है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा अच्छी लगती है या बीजगुणन अच्छी लगती है। तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। हाँ, कई सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर दोनों विधियों से आंसर उतना ही आएगा। हाँ बच्चों, दोनों नहीं, तीनों नहीं, चारों विधियों से हल करो, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, आप आलेख विधि से हल कर लो, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, विलोपन विधि से हल कर लो, बीजगुणन विधि से हल कर लो, सभी विधियों से हल करने पर आंसर उतना ही आना चाहिए। अगर कुछ और आंसर आ रहा है तो मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल